चलो अभी है ना, नेक्स्ट काफी सारे आर्टिकल्स पढ़ने हैं। देखो एक होता है अभी आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 है ना, आर्टिकल एक ही है लेकिन इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। दैट इज इक्वालिटी बिफोर द लॉ और दूसरा होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। देखो इसका मतलब क्या होता है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ का मतलब होता है बिफोर द लॉ मीन्स लॉ के सामने, एंड इक्वालिटी मीन्स तुम कोई भी पर्सन रहने दो, तुम्हारा कास्ट, तुम्हारा जेंडर, तुम्हारा नेशनैलिटी, तुम्हारा रिलीजन, कुछ भी रहने दो, लॉ सबको एक नजर से देखता है। अगर हिंदू क्रिमिनल है, मुस्लिम क्रिमिनल है, ट्रीटमेंट विल बी सेम। अगर मेल क्रिमिनल है, फीमेल क्रिमिनल है, ट्रीटमेंट विल बी सेम। तो वहां पे मतलब लॉ पार्शियलिटी नहीं करता है, दैट इज नोन एज इक्वालिटी बिफोर द लॉ। दूसरा होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ का मतलब होता है लॉ का प्रोटेक्शन सबको है। अगर मैं कोई लोअर कास्ट वाला हूं, मेरे साथ कुछ गलत हुआ, मैं कोर्ट में केस फाइल करेगा, या कोई रिच क्लास वाला है अगर वो कोर्ट में केस फाइल करेगा, कोर्ट किसी को ना नहीं बोलेगा। कोर्ट ऐसा नहीं बोलेगा कि खाली लोअर कास्ट सॉरी अपर कास्ट वालों को ही या अपर क्लास वालों को ही केस फाइल करना अलाउड है, बाकी गरीब लोग कोई कोर्ट में नहीं आएगा। ऐसा इंडिया में नहीं चलेगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल 15। अभी देखो इसके लिए लेना कि सबसे पहले एक चीज याद रखना, इंडिया में है ना हमको दिया गया है फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स हमको कितने दिए गए, तो टोटल हमको फंडामेंटल राइट्स है 6 फंडामेंटल राइट्स। ओरिजिनली पहले 7 होते थे, फिर एक हटा दिया, तो अभी करंटली कितने फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है 6 फंडामेंटल राइट्स है। तो हम लोग वन बाय वन सारे फंडामेंटल राइट्स भी देखेंगे। तो पहला ये देखो, नेक्स्ट आता है डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट अलाउड ऑन फॉलोइंग ग्राउंड्स। तुम लोग मत लिखना अभी, कौन से ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है। तो पहला आता है जेंडर, देन आता है बर्थ प्लेस, देन आता है कास्ट, देन आता है रेस, देन आता है रिलीजन, और एक होता है एनी ऑफ देम। मतलब ये सब के बेस पे क्या नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब पार्शियलिटी, बराबर नहीं होना चाहिए। अब कौन से सिचुएशन में इंडिया में पार्शियलिटी देखी गई है, क्योंकि देखो ये जो पार्शियलिटी लिखी गई है ना, ये इंडिया में बहुत कॉमन प्रैक्टिस होता था। अब तो धीरे धीरे चलो वैसे भी कम हो गया, बट स्टिल आज कहीं पे भी पार्शियलिटी होता है। जैसे सबसे पहला आता है कौन सा, जेंडर। तुम आज भी देखोगे ना जेंडर में पार्शियलिटी होता है। अभी जैसे समझो अगर कोई फीमेल जाके पुलिस कंप्लेन फाइल करेगी ना कि मेरे को एक लड़के ने छेड़ा, पुलिस कंप्लेन लेगा, इमीडिएट एक्शन भी लेगा। तो जब मैं जाके बोलूंगा ना मेरे को एक लड़की ने छेड़ा, व्हाट इज द मेंटालिटी ऑफ सोसाइटी, हाँ हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, हो सकता है ना, हाँ बट देखो ना लड़की को छेड़ा ये एक सोसाइटी माइंडसेट हो गया है, लेकिन लड़के को छेड़ा तो ये तो मतलब माइंडसेट ही नहीं है। अगर मैं जाके बोलूंगा ना लड़की ने मेरे को छेड़ा है तो प्लीज मेरा कंप्लेन लिखो, तो मेरे को पुलिस वाला उल्टा डायलॉग मारेगा, तो इसमें कंप्लेन क्या कर रहे हैं, नसीब वाला है तू, तेरे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ तो हुआ ही नहीं। लेकिन लड़की ने फाइल किया तो देखो कितना इमीडिएट ट्रीटमेंट है। हो रहा है जेंडर पे पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए। तुम देखोगे ना इंडिया में तुमने जितनी भी रेप केस सुने होंगे ना, तुमने खाली फीमेल रेप केस सुने होंगे। रेप केस मेल नहीं होते, होते हैं, रिपोर्ट क्यों नहीं होते, क्यों उसको कभी न्यूज़ में हाईलाइट नहीं किया जाता, क्यों कभी न्यूज़पेपर में नहीं आता है वो। मतलब फीमेल का
रेपुटेशन गुडविल है, मेल का नहीं है, बराबर ना। तो फीमेल के साथ रेप होना इज अ क्राइम, वही चीज मेल के साथ होगा तो नॉट अ क्राइम। मजे मिले ना तुमको, फिर क्या कंप्लेन कर रहे हो। ये मेंटालिटी है, सोचो कितना गलत माइंडसेट चलता है इंडिया में, बराबर। बट ये जेंडर बेस्ड पार्शलिटी नहीं होना चाहिए। फिर जैसे देखो, मतलब पार्शलिटी तो वैसे बहुत होता ही है, कहीं पे मेल सुपेरियरिटी हो जाती है, कहीं पे फीमेल सुपेरियरिटी हो जाती है। तुम देखना, मतलब जनरल कंपार्टमेंट में कोई फीमेल चढ़ेगी ना, 10 लोग जगह देते हैं, है ना, सीट भी ऑफर करते हैं। मैं लेडीज कंपार्टमेंट में चढ़ा तो मारेंगे मेरे को, बराबर। देखो आई नो दैट कि दैट इज स्पेशली डेडिकेटेड लेडीज कंपार्टमेंट, और जो हम लोग चढ़ते हैं वो जेंट्स कंपार्टमेंट नहीं है, इसको बोलते हैं क्या, जनरल कंपार्टमेंट। इट्स अ जनरल कंपार्टमेंट। तो जनरल मतलब सब चढ़ेंगे। क्यों, फीमेल डेडिकेटेड है। तुम बस में देखो, स्त्रियांसाठी, क्यों मेलसाठी नेहमी कभी नहीं आया, पुरुषासाठी कभी नहीं आया। तुम बस देखोगे ना, अपंगासाठी, ज्येष्ठ नागरिकासाठी, स्त्रियांसाठी, तो हम किधर जाएंगे। तुम खड़े रहो, तुम मरने के लिए पैदा हुए हो। यही हो रहा है ना आजकल। बट ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो इंडिया में आज भी चलता है। दूसरा आता है बर्थ प्लेस। प्लेस ऑफ बर्थ पे बहुत ज्यादा पार्शलिटी होता है। जैसे अगर समझो तुम्हारा भी मेंटालिटी देखो, तुम्हारा भी वही मेंटालिटी है जो बर्थ प्लेस की मैं बात कर रहा हूँ ना। समझो तुम कॉलेज में गए, अब कॉलेज में तो कैसे आउट ऑफ महाराष्ट्र के भी स्टूडेंट तुम्हारी कॉलेज में आते होंगे, ठीक है, जो यहाँ पे हॉस्टल में रहता है या कहीं पे। तुमने, है ना, तुम्हारे साथ जो कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ रहा है ना, तुमने उसको ऐसा पूछा वेयर आर यू फ्रॉम, उसने बोला बिहार। तुमने ना उसको जज कर लिया, कैसा, गांवटी, इसको क्या आएगा। सच्ची बोलो, करते हैं ना। हम लोग को पता है कि जरूरी नहीं है वो ऐसा ही होगा, बट एक माइंडसेट देखो क्या है। अगर अदर देन महाराष्ट्र कोई बोलता है ना, जैसे कोई बोला ना कि मुंबई, तो तुमको पता है भाई साहब मुंबई वाला है, इसके साथ में इसको येड़ा नहीं बना सकता है मैं। कोई बोलेगा ना पुणे, तो उसको भी भाई हाँ महाराष्ट्र का है, मतलब यू ही इज अवेयर अबाउट मुंबई लाइफ स्टाइल एंड एवरीथिंग। कोई बोलेगा ना उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, झारखंड, तुम्हारे लिए मेंटालिटी क्या हो रही है उसके लिए, गांव वाला, इसको क्या आएगा। है गलत मेंटालिटी। और इस बेस पे कॉलेज भी पार्शलिटी करेगा ना, तो वो सही नहीं है, ठीक है। तीसरा होता है कास्ट। कास्ट के बेस पे तो बहुत होता है, वो अपर कास्ट, लोअर कास्ट। आज भी शादी में ये देखा जाता है, कुंडली मिले ना मिले, पहले कास्ट देखने का, बराबर। अगर कास्ट मैच सेम है या अच्छी कास्ट है तो ही शादी करवाते हैं, नहीं तो करवाते भी नहीं है। देन आता है रेस। रेस मतलब ये वो वाला रेस नहीं है जो तुम सोच रहे हो, हाँ, नहीं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस हियर। यहाँ पे रेस का मतलब होता है कलर, गोरा एंड काला। देखो तुम ट्रेन में खड़े हो, तुम्हारे आजू बाजू ना 5 लोग खड़े, 4 गोरे, एक एकदम कालिया है। तुम्हारा पर्स चोरी हुआ, डाउट किस पे, क्यों ऐसा जरूरी तो नहीं है ना, बराबर। किसी ने क्राइम किया ना, तो अपन तो कालिया जो है ना, ये शक्ल से ही चोर लग रहा है ना, गलत मेंटालिटी। हम कलर के बेस पे भी जज करते हैं, ठीक है। देखो लड़की को कोई एकदम गोरा लड़का छिड़ के जाएगा ना, वो लोग भी खुश होते हैं, अच्छा लड़का छिड़ गया। लेकिन कोई कालिया कालिया छिड़ के जाएगा तो वो 4 गालियां देगी। कलर के बेस पे भी हम पार्शलिटी करते हैं। रिलीजन, ये तो बहुत कॉमन है, हिंदू मुस्लिम ये वो, तो उस पर तो पार्शलिटी। जैसे आज भी तुम देखोगे ना इंडिया में काफी सारे सोसाइटी में ऐसे रूल्स है कि मुस्लिम्स को घर नहीं देने का, पता है। हाँ, प्लस वो सोसाइटी में ऐसा होता है कि अगर कोई फ्लैट बेच के भी जा रहा है ना, तो उसको इसका बोल देते प्लीज यार किसी हिंदू को ही दे के जाना, मुस्लिम मत देना प्लीज, कितना भी पैसा दे फिर भी। तो मैं भी ऐसा सोचूंगा, हाँ यार मेरी वजह से इन लोग को मेरे जाने के बाद प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्यों पार्शलिटी हो रहा है रिलीजन के ग्राउंड पे, तो वो भी अलाउड नहीं है। एंड एनी ऑफ देम का मतलब होता है इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन में, जैसे जेंडर एंड रिलीजन, जेंडर एंड कास्ट, बर्थ प्लेस एंड कास्ट, कॉम्बिनेशन। बट ये सारे डिस्क्रिमिनेशन बैन है, ये तुम नहीं कर सकते। इतना समझा, ठीक है। पहले ये वाला टाइटल दो, टाइटल दो फंडामेंटल राइट्स।
उसमें लिखो देर आर टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स. There are total 6 fundamental rights. First लिखो right to equality. First लिखो right to equality. Second लिखो right to freedom. Third लिखो right against exploitation. Okay. Third लिखा right against exploitation. Fourth लिखो right to freedom of religion. Right to freedom of religion. Then right to education and culture. And last लिखो right to constitutional remedies. Right to constitutional remedy. ठीक है, तो ये कितने फंडामेंटल राइट्स है? 6. देखो पहले है ना 7 होता था, तो जो 7 था ना वो खाली याद रखो कौन सा था, राइट टू प्रॉपर्टी, जो अभी नहीं है, अभी हटा दिया है उन्होंने. तो अभी खाली ये लोग 6 फंडामेंटल राइट्स है. अब देखो ये फंडामेंटल राइट्स का लॉजिक कैसा है. तुम अगर इंडिया में पैदा हुए या तो तुमने इंडियन सिटीजनशिप लिया, तो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डे ओनली तुम्हारे पास ये 6 फंडामेंटल राइट्स है. मतलब समझो मैं इंडिया में पैदा हो गया ना, मेरे को पैदा होते ही कितने फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स बाय डिफॉल्ट मिलते हैं. मेरे को मांगना नहीं है, गवर्नमेंट को एप्लीकेशन नहीं देना है, मेरे को मेरे फंडामेंटल राइट्स दो, कुछ नहीं है. तुम पैदा हुए ना, तुम्हारे पास डे 1 से क्या है? 6 फंडामेंटल राइट्स. अच्छा, ये 6 फंडामेंटल राइट्स जाएगा कब? ये 6 फंडामेंटल राइट्स जाएगा या तो 2 तरीके से, या तो तुम मर गए तो गया फंडामेंटल राइट्स, या तो दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन में कंसेप्ट है दैट इज नोन एज इमरजेंसी. अगर इमरजेंसी लगाया गवर्नमेंट ने कि इतने महीने की इमरजेंसी है, जैसे इमरजेंसी लगा ना तुम्हारे सारे फंडामेंटल राइट्स खत्म हो गए. अब तक इंडियन हिस्ट्री में लास्ट 72-73 ईयर्स में एक ही बार इमरजेंसी लगाए, और पता है किसने लगाया था? कौन से प्राइम मिनिस्टर ने लगाया था इमरजेंसी? इंदिरा गांधी ने लगाया था. पता है इमरजेंसी मतलब क्या होता है? वो लोग ऐसा डिक्लेयर करते हैं कल से इंडिया में इमरजेंसी फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स. तो अपने को ऐसा लगता है हाँ ठीक है इमरजेंसी, क्या ही हो जाएगा. बट क्या होता है इमरजेंसी में? और इसको ऐसा माना जाता है कि सबसे अगर खराब चीज़ है ना कोई कंट्री के लिए, स्पेशली अगर मैं इंडिया की बात करूँ, तो वो होता है इमरजेंसी. इमरजेंसी में देखो क्या होता है, तुम्हारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स है? तो कल से अगर इमरजेंसी है ना, तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स कितने हो गए? 0. अब 0 राइट हो गया ना, तो देखो मैं क्या कर सकता हूं. अगर जैसे एक राइट टू रिलीजन है, राइट टू रिलीजन का मतलब होता है तुम्हारे चॉइस के हिसाब से तुम रिलीजन डिसाइड करोगे मेरे को क्या फॉलो करना है. कल में तुम समझो सब हिंदू हो, मैं तुमको पकड़ के है ना मुस्लिम कन्वर्ट कर डाला, तुम मेरे पे केस नहीं कर सकते. पुलिस तुमको ज़बरदस्ती जेल में डाल देगा, तुम कुछ नहीं कर सकते. बराबर. तुमको गवर्नमेंट ने कोई चीज़ के लिए प्रेशराइज किया, तुम कुछ नहीं कर सकते. अदरवाइज देखो मेरे को ज़बरदस्ती रिलीजन कन्वर्ट कराया तो गलत है ये, तो मैं कोर्ट में केस कर सकता हूँ. इमरजेंसी है ना, मैं कुछ नहीं कर सकता है. जैसे ये इमरजेंसी में एक्चुअली इन्होंने किया क्या फिर, तो इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी ना, तो उस टाइम पे ना इंडिया के ऊपर एक बहुत प्रेशर था, एंड दैट प्रेशर इज पॉपुलेशन, कि इंडिया पॉपुलेशन कम करे. तो इसने ना बहुत ट्राई किया, बट इंडिया ना पॉपुलेशन कंट्रोल में नहीं कर आया, कभी आया ही नहीं.
तो फाइनली डिसाइड किया कि इमरजेंसी लगाते हैं, और इमरजेंसी लगा दिया। इमरजेंसी में इसने क्या किया पता है? जैसे इमरजेंसी लगाया ना, ये लोग ने ना मैक्सिमम गांव को टारगेट किया, क्योंकि उस टाइम पे देखते थे ना 1975-6 के आसपास गांव में है ना, एक एक घर में है ना बहुत बच्चे होते हैं, ठीक है, स्पेशली रूरल एरियाज। तुम्हारे दादा दादी देखना कितने बच्चे थे, है किसी के घर पे अच्छे नंबर्स? जैसे मेरी दादी, कितने बच्चे? 10। तुम में है ऐसा कोई? दादी के 6, 8। देखो मतलब क्या टाइम पास था इनके पास, है ना? टीवी नहीं था तो ऐसा टाइम पास किया इन्होंने, बराबर। सोचो ना, जिसके घर पे 8, 10, 11 ये बच्चे हैं, और सोचो ये 8-10 पे शायद रुकेंगे भी नहीं और भी प्लान करेंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, इमरजेंसी लगाने के बाद जितने भी मेल होते थे ना घर के, सबको पकड़ के पुलिस रात को गांव में जाएगा 2-3 बजे, सबको उठाएगा, वैन में बिठाएगा। ये रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ, 1976 में गवर्नमेंट ने ये किया था, और सबको डाल दिया जेल में। और जेल में डालने के बाद क्या बोला, पहला तो ये वो होता है ना जिसको एक हिंदी में बोलते हैं नसबंदी का ऑपरेशन, सो दैट यू कांट प्लान फैमिली, बराबर। सबको बोला जब तक ऑपरेशन के लिए रेडी नहीं होगे ना, जेल में ही रखेंगे। तो कोई पूछेगा ना क्राइम क्या है? क्राइम कुछ नहीं है, बस ऑपरेशन के लिए मान जाओ, नहीं तो जेल में सड़ जाओ, बराबर। तो कुछ लोग करवा लिया ऑपरेशन, तो जैसे ही हाँ बोलता था ना, हाँ मैं करवाऊंगा ऑपरेशन, सीधा जेल से निकाल के गवर्नमेंट हॉस्पिटल उसको ऑपरेशन करवाओ और फिर घर पे भेजो, बराबर। जो लोग बोलते थे ना नहीं करने का है मेरे को, तो मर जेल में। इंसान फालतू में बिना क्राइम के कब तक जेल में रहेगा? एक पेशेंस तो खत्म होएगा ना उसका भी। फिर फाइनली वो भी क्या बोलेगा, ठीक है भाई करवा लेता हूँ। तो उन लोग ने भी फिर ऑपरेशन कराया, ऐसे कर करके उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल में लिया था। गलत है ये? हर पर्सन का डिसीजन होता है ना उसको कितने बच्चे प्लान करने हैं। गवर्नमेंट कौन होता है अपने को बोलने वाला? और मेरे ज्यादा बच्चे तो मैं जेल में, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं था। उन्होंने ये किया उस टाइम पे। इंडिया में 2 साल में, 2 साल भी नहीं, 6 महीने में इंडिया में इतना पॉपुलेशन कम हो गया था ना। ये सेम चीज हिटलर ने किया था। यू नो हु इज हिटलर? सेम चीज हिटलर ने किया था। हिटलर ने है ना जो रिजल्ट 2 साल में लिया ना, करके दिखाया ना, उससे 13 टाइम ज्यादा, 13 टाइम ज्यादा हमने 6 महीने में किया था। तो सोचो क्या पब्लिक को टॉर्चर किया होएगा, बराबर। अब कुछ एरिया में जेल नहीं थे या जेल बहुत भर गई है, तो फिर और गवर्नमेंट ने क्या किया पता है? गांव में है ना फ्री मेडिकल चेकअप ऐसा कैंप डाल दिया। और फिर उसको है ना ऐसा बोलते थे, तुम खाली मेडिकल चेकअप कराने हो फ्री में, तो ऐसा बॉडी वॉडी चेकअप करेगा कुछ। ये ड्रामा था, रियलिटी कुछ भी नहीं थी इसमें। वो ना चेकअप के बाद ये सब पूछता है, घर में कितने बच्चे हैं, तुम्हारा एज क्या है, ठीक है। और जैसे ही वो बोला ना घर में 8 बच्चे और मेरा एज है 40, मतलब और ये और बच्चे पैदा कर सकता है, तो डॉक्टर है ना जानबूझ के, गवर्नमेंट डॉक्टर ऐसा बोलता था, तुमको है ना अपेंडिक्स है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो बट ऐसा पेन वेन तो नहीं, वो होएगा बाद में पेन होएगा, इससे अच्छा अभी फर्स्ट स्टेज है आप अपेंडिक्स करा लो। तो वो पूछेगा कितना पैसा है इसका? पैसा नहीं, फ्री में, गवर्नमेंट है ना, फ्री चेकअप, फ्री में ऑपरेशन। हर गांव वाला क्या सोचेगा, सही है फ्री में है तो करवा लेते हैं। वो बंदा इधर अपेंडिक्स होता है ना हड्डी, उसका ऑपरेशन करवाने बैठेगा, उसका नसबंदी कर देगा और उसको पता ही नहीं है। सोचो ऐसा भी किया है गवर्नमेंट ने 1975-76 में, बराबर। अगर इमरजेंसी है, तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स गया, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुमको रिलीजन कन्वर्ट करा दिया, तुमको ये डिस्क्रिमिनेट किया तुम्हारे साथ, तुमको कोर्ट में केस नहीं फाइल करने दिया, सब अलाउड है। तो इमरजेंसी में तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स चला जाता है, ठीक है। ये याद रखना, फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? टोटल 6 है, ठीक है। चलो टाइटल दो, फर्स्ट फंडामेंटल राइट कौन सा है? फर्स्ट फंडामेंटल राइट टाइटल दो, राइट टू इक्वालिटी।
अच्छा, अभी ये एक फंडामेंटल राइट के अंदर है ना 5 राइट है, 14, 15, 16, 17, 18। ये 5 पढ़ेंगे तो फर्स्ट फंडामेंटल राइट खत्म हो गया। तो पहला कौन सा है उसमें? 14। 14 वाला लिख लो ये। फिर लिखना आर्टिकल 15(1), ब्रैकेट में 1 लिखना। 15 के बाद जो मैं ब्रैकेट बनाओ और लिखो 1। 15(1), 15(1) में ये लिख लो। हो गया? ओके, नेक्स्ट लिखो 15(2). अच्छा, अभी आर्टिकल 15(2) देखो क्या होता है। 15(1) में बोल दिया डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है। 15(2) में क्या होता है? तुम्हारे साथ तुम वाटर पार्क गए हो कभी, वाटर किंगडम या कोई भी? जब वाटर पार्क जाओगे कभी ऐसा हुआ है कि एंट्री पे ना टिकट लिया, फिर टिकट देख के ऐसा पूछा कौन सा कास्ट है बे? तुमने बोला अपर कास्ट। ठीक है, वो बड़ा वाला स्विमिंग पूल है ना, उसमें नहाने गए तुमको। तुम्हारे पीछे कोई दूसरा है, उसको ऐसा पूछा कौन सा कास्ट, बोलेगा लोअर कास्ट। तुम वो जो काला वाला गटर का पानी का स्विमिंग पूल बना ना, उसमें जाके नहाओ। हुआ है कभी ऐसा? मतलब तुम्हारे स्विमिंग पूल में कोई भी कास्ट, कोई भी जेंडर, कोई भी ग्रेड, कोई भी रिलीजन का पर्सन है, तुमको फर्क पड़ रहा है? नहीं। यही चीज़ होनी चाहिए। अगर कास्ट के बेस पे जैसे तुम मूवी देखने जाते हो, ऐसा है अपर कास्ट वाले सोफा सीट में देखते हैं, लोअर कास्ट वाले नीचे बैठ के देखते हैं, मिडिल क्लास वाले चेयर पे बैठ के देखेंगे। कभी नहीं होता ये सब चीज़। क्योंकि इसका मतलब ये है कि इंडिया में हम ये सब चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते। ठीक है? और जितने भी पब्लिक प्लेस है, वो पब्लिक प्लेस पे आने का, जाने का, घूमने का हर एक पर्सन का राइट है। जैसे गांव में पहले के ज़माने में क्या होता था, कुछ लोगों को मंदिर में एंट्री नहीं है। ठीक है? कुछ कास्ट के लोगों को मंदिर में आने नहीं देते। कुछ कास्ट के लोगों को अगर टच किया तो तुमको घर पे जाके नहाना पड़ेगा, फिर कोई पूजा कराना पड़ेगा, तब जाके तुम शुद्ध होते हो। ऐसा सब फालतूगिरी चलता था। अब वो सब बैन हो चुका है। आज के ज़माने में अगर ये मैं करेगा ना, मेरे पे क्रिमिनल केस बन जाएगा। जैसे देखो बीच में एक चालू था, कोई तो एक टेम्पल में फीमेल को एंट्री नहीं था, फिर फीमेल के ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दिया। बराबर? तो ऐसा सब कुछ अगर चलेगा तो ऑब्वियसली वो रॉन्ग है। ठीक है? सो 15(2) में लिखो, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन एक्सेस can access any public place, any public place without any restriction, without any restriction. नेक्स्ट लिखो 15(4). 15(4), 3 मत लिखना, 4 लिखना डायरेक्ट।
अच्छा अभी देखो, तुम लोग ने ना कॉलेज में एडमिशन जब लिया होएगा ना 11th में या अभी ग्रेजुएशन में लोगे, तुम्हारे ना परसेंटेज पे एडमिशन मिलेगा, और कुछ लोग है ना कास्ट सर्टिफिकेट पे ले लेंगे। हाँ, जैसे एक होता है ओपन कैटेगरी वाले, एक होता है माइनॉरिटी वाले, और एक होता है SC ST OBC वाले। ओपन में पता है कट ऑफ कितना चाहता है? सबसे हाई। वहाँ पे SC ST OBC देखना सबसे लो। मतलब जहाँ पे ओपन को 95 96 में शायद नहीं मिला होगा ना, वहाँ पे SC ST OBC 45 में भी एडमिशन ले लेगा। तो तुम 95 वाले रह गए, 45 वाला आके एडमिशन लेके गया तुम्हारे सामने, बराबर? ठीक है, देखो ये है ना हर जगह हो रहा है। गवर्नमेंट जॉब में भी रिजर्वेशन चलता है, और रिजर्वेशन का मतलब इतना सीट इतने लोगों के लिए रिजर्व रखना पड़ेगा। देखो ओपन वालों के लिए सीट कम है, अब ये लोग रिजर्वेशन भी पता है कैसे करते हैं? SC ST OBC वालों के लिए रिजर्वेशन है, माइनॉरिटी वालों के लिए समझो रिजर्वेशन कर दिया। एक होता है एक्स मिलिट्री, तो जो आर्मी नेवी ऑफिसर्स है ना उनके बच्चे लोग के लिए रिजर्वेशन है। एक बार मिलिट्री का रिजर्वेशन है ना, मैं समझ सकता है कि उसके पेरेंट ने कंट्री के लिए दिया है कुछ, तो उसके लिए रिजर्वेशन सही है। कास्ट के बेस पे रिजर्वेशन, और तुम देखोगे ना कि पर्सन फाइनेंशियली फिट है, बहुत पैसा है, लेकिन SC ST OBC का सर्टिफिकेट दिखा के 90% 80% फीस में डिस्काउंट लेता है फिर। जस्ट इमेजिन। और तुम 90 95 परसेंटेज के बाद भी कॉलेज में घुस नहीं पाए, वो बंदा 45 में कॉलेज में घुस गया। तुम्हारा ड्रीम कॉलेज था, उसको तो वो कॉलेज ने नाम भी नहीं सुनाएगा, लेकिन बस क्रेज है तो चला गया, और कास्ट के बेस पे मिल भी गया उसको। ये होता क्यों है इंडिया में? बिकॉज ऑफ आर्टिकल 15(4). अब तक ये दो प्रोविजन है ना सही बनाए थे। 15(1) देखो सही है, 15(2) सही है, लेकिन 15(4) में ना बैंड बज गई। 15(4) में पता है क्या लिख दिया? अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो SC ST OBC वालों के लिए रिजर्वेशन रख सकता है। अब ये लिखा तो हर स्टेट वाला रिजर्वेशन तो डालेगा ही। आज देखो, तुम देखोगे ना गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन है, गवर्नमेंट कॉलेज में रिजर्वेशन है, हर जगह रिजर्वेशन है। तुमको ऐसा लगता रहेगा ये रिजर्वेशन हटा देना चाहिए, स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज एंड टैलेंट एंड स्किल पे एडमिशन होना चाहिए। बट तुमको एक चीज़ है ना, ये इंडिया में कितनी भी गवर्नमेंट आने दो, कोई गवर्नमेंट ये नहीं कर पाएगा, मोदी तक नहीं कर पाएगा ये चीज़। जैसे मोदी ने देखो आर्टिकल 370 हटा दिया, ट्रिपल तलाक हटा दिया, राम मंदिर का डिसीजन लेके आया। बट अगर कोई जाके मोदी को बोलेगा ना रिजर्वेशन हटा दो ना, SC OBC वालों को बोल दो तुम्हारा ये कास्ट वाला सिस्टम नहीं चलेगा, तुमको एडमिशन लेना है रिजल्ट के मार्क्स के बेस पे लो, तो खाली गवर्नमेंट को ऐसा आके बोलना एक दिन कल से SC ST OBC इंडिया में बैन। ये कोई गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी, कांग्रेस भी नहीं कर पाएगा, केजरीवाल भी नहीं कर पाएगा, मोदी भी नहीं कर पाएगा। उसका रीजन, एक बार समझो मोदी ने ये हटा दिया ना, तो जितने SC ST OBC ये वाले हैं ये सब एंटी मोदी हो गए। और फिर समझो तुम SC ST OBC वाले हो, मैं मोदी है, मैंने ये रूल हटाया, तुम्हारे अंदर मेरे को लेके ग्रजेस है, तो नेक्स्ट टाइम तुम मेरे को इलेक्शन जीतने दोगे? कब भी नहीं। और तुम ऐसे पर्सन को अभी इलेक्शन जीताओगे जो SC ST OBC से है, और तुम उसको बिठाओगे सो दैट ये वापस लेके आए। तो एक बार मोदी बाहर गया ना, फिर वो जिंदगी में इलेक्शन नहीं जीत पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट मतलब पब्लिक के दिमाग में क्या इमेज है, ये बंदा SC ST OBC के पीछे पड़ गया है। कौन सा पॉलिटिकल पार्टी पावर से बाहर जाना चाहता है? कोई जाएगा? लोगों को पावर चाहिए, और इधर पावर हाथ में आने के बाद ऐसा कभी नहीं करेगा कोई। ये मोदी भी नहीं कर पाएगा। अगर जिस साल समझो ये मोदी ने किया ना, उसके बाद बीजेपी सालों तक नहीं आएगी, क्योंकि अपने यहाँ पे यही चलता है। जैसे देखो अपने यहाँ पे ना, मतलब मोदी भी है ना थोड़ा स्मार्टली दिमाग से खेलता है वो पब्लिक। जैसे देखो उसको पता है ना कि एवरी इंडियन है ना इज अगेंस्ट पाकिस्तान, तो जब पाकिस्तान का बात आएगा ना, वो ऐसा चढ़ जाएगा ना पाकिस्तान के ऊपर कि जो एंटी मोदी भी होएगा ना वो भी बोलेगा यार मस्त किया ये, पाकिस्तान के साथ तो यही करना चाहिए। जैसे इमेजिन करो, वो पता है
अपना एक फाइटर प्लेन वाला बंदा पाकिस्तान पहुंच गया था, अभिनंदन, न्यूज़ सुना था एयरफोर्स का, पाकिस्तान ने उसको पकड़ा था, फिर जेल में रखा था उसको, बराबर। हाँ, बहुत साल नहीं, 4-5 साल हुआ रहेगा शायद, 3-4 साल हुआ रहेगा, हाँ उससे ज़्यादा तो नहीं हुआ है। उस टाइम पे देखो लोगों को यही था अब गवर्नमेंट क्या करता है, क्योंकि हिस्ट्री के हिसाब से जितने भी सोल्जर पाकिस्तान में पकड़े गए ना, पाकिस्तान के थ्रू पकड़े गए ना इंडियन सोल्जर, 97% सोल्जर है ना रिटर्न नहीं आए हैं कभी, उनकी डेड बॉडीज आई है। 3% जो सोल्जर आए ना, वो 3% में खाली 2 लोग थे, 2 या 3, वो लोग ही खाली जिंदा है। और वो जो लोग जिंदा भी आए ना, वो 1 महीने बाद, 15 दिन बाद जिंदा आए हैं, बराबर। ये भाई साहब है ना 48 आवर्स में आया, इमेजिन करो। मतलब जो वो पकड़ा गया था ना, सब लोग ने मान लिया था अब इसकी डेड बॉडी आएगी, ये जिंदा नहीं आएगा, लेकिन वो बंदा जिंदा आया 48 आवर्स में। किसकी वजह से? वो मोदी की वजह से आया। बिकॉज जब पकड़ा गया ना, तो मोदी ने पाकिस्तान को धमकी दिया था 48 आवर्स दे रहे, उसको छोड़ दो बॉर्डर पे, नहीं तो वॉर के लिए तैयार रहो। अब देखो, इसने जब ये धमकी दिया ना, तो पाकिस्तान को भी बताया फेंक रहा है, कुछ वॉर करेगा नहीं। देखो, वॉर का धमकी देना खाली बोल के धमकी नहीं होता है, हरकतें भी करनी पड़ेगी ना। तो उसने क्या हरकत की थी उस टाइम पे? जितने भी टैंक्स थे ना इंडिया के पास, वो सारे टैंक्स है ना, जो जो एरिया में थे ना, जो जो स्टेट में, जैसे पंजाब में थे, लद्दाख में है, कश्मीर में है, गुजरात में है, वो सब टैंक वालों, मतलब जितने भी सोल्जर्स है ना, सबको क्या बोला, तुम टैंक लेके ना बॉर्डर के साइड जाओ। तो पाकिस्तान ने क्या किया, जैसे ये वॉर डिक्लेयर किया ना, पाकिस्तान ने एक सैटेलाइट इंडिया के ऊपर लगाया मूवमेंट देखने के लिए कि मिलिट्री मूवमेंट है क्या। ये बोल तो दिया वॉर हो रहा है, बट मूवमेंट है क्या? तो सैटेलाइट ने क्या कैप्चर किया, अराउंड 5,000 टैंक बॉर्डर पे साइड आ रहे हैं। तो पाकिस्तान को क्या लगा कि सच में ये वॉर करने के मूड में आ गया है, बराबर। जितने भी फाइटर प्लेन्स थे ना, जो पाकिस्तान से नियरेस्ट एयरपोर्ट है ना इंडिया के, उस सब जगह फाइटर प्लेन्स खड़े कर दिए, बराबर। एक साथ 20,000 सोल्जर्स गुजरात, कश्मीर, राजस्थान में लगा दिए, ठीक है। अब तक उधर खाली 7-8 हज़ार सोल्जर थे, अभी एक साथ कितने हैं? 20,000 सोल्जर है। ये सबसे पाकिस्तान को क्या समझ रहा है कि वॉर तो हो ही जाएगा, ये तो भाई साहब बॉर्डर पे आ चुका है, सबको लेके आ रहा है, गांव जमा कर रहा है ये तो। प्लस इंडिया ने उस टाइम पे जानबूझ के ये किया था। इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप है, बराबर। तो इंडिया ने ना रशिया को ऐसा बोला था, मतलब ये इंटरनली सेटिंग थी, कि इंडिया ने रशिया को ऐसा बोला था, खाली एक न्यूज़ अनाउंसमेंट करो कि इंडिया ने है ना हमको गन्स का और बुलेट्स का बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है। तो रशिया ने बोल दिया कि हमको बहुत बड़ा गन्स और बुलेट्स का ऑर्डर मिला है फ्रॉम इंडिया, और वो उनको नेक्स्ट 4 दिन के अंदर चाहिए। अब इससे भी क्या हो रहा है कि ये तो वॉर के लिए इक्विपमेंट भी बना रहा है, जमा कर दिया। तो 48 आवर्स खत्म होने से पहले पाकिस्तान ने उसको छोड़ दिया, और जैसे ही छोड़ दिया ना, सब टैंक वापस आ गए, बराबर। और फिर रशिया ने भी ऐसा बोला कि वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया इंडिया ने। सोचो क्या प्रेशर बना दिया था उस पर। और पाकिस्तान को पता था फाइट नहीं कर सकते इंडिया के साथ, बराबर। देखो, ये डिसीजन जब हुआ था ना, और बंदा वो 48 आवर्स में जिंदा था ना, जो पर्सन मोदी के अगेंस्ट था ना, उसने भी एटलीस्ट इसमें तो तारीफ किया होगा उसका, कि भाई बैंड बजा दी उसकी, बराबर। ये चीज़ें हैं। तो आज पॉलिटिकल पार्टीज इतना बड़ा रोल प्ले करता है, और कोई पॉलिटिकल पार्टी ये हटा देना, कास्ट सिस्टम, SC ST OBC सर्टिफिकेट, वो पार्टी पॉलिटिकल खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। क्योंकि यही तो चीज़ है। सोचो तुम SC ST OBC वाले हो, आज इंडिया में 10% रिजर्वेशन है। मैं तुम्हारी कास्ट वालों को ऐसा बोलता हूँ, मेरे को जिताए ना इलेक्शन, मैं PM बना ना, 15% रिजर्वेशन दूंगा तुमको मैं, तो तुम किसको जिताओगे? मेरे को ही जिताओगे। मैं ये बोल बोल के तो जीत रहा है, और मैं एक दिन बोल दूं कास्ट सर्टिफिकेट खत्म है चलो, तो तुम तो मेरे को गाली नहीं दोगे कि साला चूरन दे के इलेक्शन जीता और अब ना बोल रहा है।
ये प्रॉब्लम है, इसके लिए कभी नहीं होएगा, ठीक है। सो लिखो आर्टिकल 15(4) में स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन, can make government special provision for SC, ST and OBC। ठीक है, इतना याद रखना। तो 14 क्या था? इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। 15(1) क्या है? डिस्क्रिमिनेशन नॉट अलाउड ऑन फॉलोइंग ग्राउंड्स, ठीक है। 15(2) क्या है? ठीक है, हर पब्लिक प्लेस को एक्सेस करने का सबके पास इक्वल राइट है। 15(4) क्या है? कि स्टेट गवर्नमेंट SC, ST, OBC के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है, उनको पावर है रिजर्वेशन लाने का, बराबर। अब जो स्टेट गवर्नमेंट लाना चाहे वो ला सकता है, कोई स्टेट गवर्नमेंट बोल देगा हमको नहीं करना ये सब चीज तो मत करो, बट वो स्टेट का चॉइस है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 उसमें लिखो इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब देखो, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब तुम कोई भी जेंडर, बर्थ प्लेस, कास्ट, रेस, रिलीजन वाले हो, हर एक पर्सन को इक्वल राइट है गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने का। तुम देखोगे ना गवर्नमेंट जॉब में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी तुमको हर कैटेगरी के लोग मिलेंगे। अदरवाइज सोचो कल गवर्नमेंट ऐसा रूल बना दे इंडिया में गवर्नमेंट जॉब के लिए ओनली हिंदू कैन अप्लाई, ये तो गलत हो गया फिर, बराबर। ऐसा बोल दिया खाली मुस्लिम्स कैन अप्लाई तो भी गलत हो गया। तो तुम्हारा कास्ट, जेंडर, रिलीजन कुछ भी रहने दो, गवर्नमेंट सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है पब्लिक ऑफिस के लिए। जैसे देखो स्टेट बैंक का एग्जाम आता है, बैंक एग्जाम आती है, पता है। तो एक बार मैंने वो एग्जाम दिया था स्टेट बैंक का, कितनी सीट खाली थी? SBI में 5000 सीट खाली थी, 5000 सीट खाली थी। एप्लीकेंट कितने थे इंडिया में? एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स 13 लाख। तो जब मेरे को पता चला ना 13 लाख, मैंने रिजल्ट भी नहीं देखा बाद में, क्योंकि मेरे को पता है मैं सिलेक्ट होने वाला नहीं है, बराबर। सीट खाली कितना? 5000। जॉब के लिए अप्लाई करने वाले कितने? 13 लाख स्टूडेंट, बराबर। अब देखो सोचो कल गवर्नमेंट उसमें ऐसा रूल निकाल दे SBI में खाली हिंदू कैन अप्लाई, तो मुस्लिम लोगों को तो लगेगा हमारे साथ तो क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, हम किधर जाएंगे फिर? ये इंडिया में कभी नहीं होएगा। जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स है हर जगह पे कोई भी जेंडर, कास्ट, रिलीजन का पर्सन अप्लाई कर सकता है, ठीक है। आगे लिखो उसमें ही गवर्नमेंट कैन इम्पोज but government can impose certain restrictions for SC, ST, OBC, SC, ST, OBC and on the basis of educational qualification, on the basis of educational qualification। इसका मतलब समझो क्या होता है कि SC, ST, OBC के लिए वापस रिजर्वेशन अलाउड है, कि गवर्नमेंट जॉब में 10% इन लोग के लिए सीट रिजर्व रखेंगे, वो ठीक है। एक और है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का मतलब देखो क्या होता है, क्या नाम क्या है? समझो साक्षी ने ना गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया, गवर्नमेंट जॉब का जो एडवर्टाइज आता है ना उसमें क्लियर कट लिखा था बीकॉम विथ 55% एंड अबव कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। क्या लिखा है? 55% एंड अबव। ये मैडम का ना 54% है, फिर भी मैडम ने ना जॉब के लिए अप्लाई किया।
गवर्नमेंट ने इसका पहले ही दिन एप्लीकेशन फेंक दिया। ये बोलते फेंका क्या को, रिजेक्ट क्यों मारा? गवर्नमेंट क्या बोलेगा, हमको कितने चाहिए 55, तेरे को कितना है? तो गवर्नमेंट इसको, तेरे को समझने में नहीं आता है क्या? 54 के साथ अप्लाई कैसे कर सकते हो तुम? 55 इज द बेसिक क्राइटेरिया। अभी है ना उधर ऐसा इमोशनली डायलॉग मार रही है, अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। गवर्नमेंट बोलता है मतलब, ये बोलती है परसेंटेज के बेस पे तुम किसी इंसान का स्किल और टैलेंट जज कर रहे हो, डोंट यू थिंक इट्स रॉन्ग? है कि नहीं? तो गवर्नमेंट बोलता है हाँ बात तो सही है। तो ये बोलती है फिर लो मेरा एप्लीकेशन। गवर्नमेंट ने बोला ठीक है चल लाओ, 54 है ना, ले लेते हैं। समझो कल मेरे को ना 39% है, मैंने भी अप्लाई किया, मेरा रिजेक्ट मारा, तो मेरे को गवर्नमेंट बोलता है, मैं गवर्नमेंट को जाके बोलता है अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। स्किल टैलेंट देखो, बंदे में जो टैलेंट है ना, ये तुमको किधर भी नहीं मिलेगा, लो मेरा एप्लीकेशन। तो फिर यार कल हर कोई आएगा यार, तो 55% क्राइटेरिया रखने का फायदा क्या हुआ? तो तुम्हारे हिसाब से ये 55% अबव क्राइटेरिया सही है कि गलत है? अकॉर्डिंग टू यू तुम्हारे हिसाब से सही है कि गलत है? सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है? एक ही आंसर है, सही या तो गलत, दोनों आंसर मत देना। गलत है ये, मतलब ये 55% नहीं रखना चाहिए। ठीक है चलो, और किसको लगता है गलत है? रीजन बाद में देना। देखो क्या लगता है? सही है, सही है। ऐसा नहीं, एक ही होना चाहिए, कोई भी एक। या तो वो सही है सिचुएशन, सही है ना, ऐसा परसेंटेज रखना, ठीक है सही है। तेरे को अकेले को गलत लग रहा है? अच्छा क्यों, सही क्यों है? ठीक है, टैलेंट पेपर में दिखाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है ना, मैं डर गया पेपर देख के, फट गई, बीमार हो गया। ठीक है, तेरे हिसाब से भी सही है? क्यों सही क्यों है? वो तो कंफ्यूज है, मेरे को तो गलत भी लग रहा है। अच्छा गलत क्यों है, गलत क्यों लग रहा है तेरे को? हाँ पता है ऐसा होता है कि कुछ लोग है ना पढ़ाई में एकदम डम होते हैं, बट रियल टैलेंट बहुत है, बराबर। हाँ हाँ हो सकता है ऐसा, हो सकता है ऐसा। करेक्ट करेक्ट, हाँ हो सकता है। जैसे तुम देखोगे ना जो फर्स्ट क्लास लेके आते हैं, लेकिन एक साला बेसिक क्वेश्चन पूछा ना वो भी नहीं आएगा, लेकिन वो एक किसी अंगूठा छाप को आ सकता है, एकदम बेसिक परसेंटेज वाले को भी आ जाएगा। तो देखो, अगर मैं ऐसा बोलूँ ना, यहाँ पे क्या लिखा है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो गवर्नमेंट अगर ये बोलेगा ना 55 एंड अबव, तो 55 एंड अबव बोला ना, ये रखना सही है। बिकॉज अदरवाइज क्या होगा, 55 के नीचे वाले भी सब आएंगे, और तुम ही देखना जितने परसेंटेज कम होते ना कहीं वो इंसान एजुकेशन वाइज सही नहीं है। और ये लोग क्या मानते हैं, 55 एंड अबव मतलब एटलीस्ट भाई साहब का वो बेसिक दिमाग है। देखो तुम कोई ना कोई बेस पे तो एक इंसान को जज करोगे ना। मुझे कुछ लोगों को अगर लेना है तो मैं एक पैरामीटर तो सेट करूंगा ना, कि इसके ऊपर वाले आओ, नीचे वाले छोड़ दो। कल 50 वाला क्राइटेरिया रखा तो 49 वाले छोड़ दिए, तो किसी ना किसी को तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। अदरवाइज मैं ऐसा रखूंगा ना, ओपन टू ऑल, तो 4 बार टीवाई पे कम देने वाला भी आएगा फिर। तो फिर मतलब क्या ऐसे लोग को रखे? जैसे काफी टाइम गवर्नमेंट ऐसा भी डालता है, ओनली CS कैन अप्लाई। तो बेसिक क्राइटेरिया क्या चाहिए उनको, CS डिग्री। तो तुम उधर चार्टर्ड अकाउंटेंट या LLB करके जाओगे, मेरे को भी रखो जॉब पे, बोलेगा अबे CS चाहिए, LLB भी लॉ तो आता है ना मेरे को, बट अरे रोल CS का होएगा, काम CS का होएगा, तो CA को रख के क्या करेगा वो, बराबर। तो ये सब क्राइटेरिया सही है। उधर ऐसा नहीं बोलने का 55 एंड अबव, हमारे साथ तो मैं 54 वाला, ये 54 वाली, हम डिस्कस करें, साला अपने साथ तो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ये लोग। एक रिजल्ट क्या कम आ गया, एक परसेंटेज क्या कम है, अपन तो अछूत हो गए। ये नहीं होता है ना इधर। ऐसे देखने जाओगे तो कल 50 रखा तो 49 वाला खुद को अछूत मानेगा, 45 रखा तो 44 वाला अछूत माने, तो फिर रखो 35 तो भी 34 वाला अछूत मानेगा। तुम क्या रखोगे फिर परसेंटेज, कि खाली बस एग्जाम में अटेंडेंस होना चाहिए
तो जो एग्जाम नहीं दिया वो अछूत मानेगा? कोई ना कोई तो रह ही जाएगा ना। तो सबको क्या पूरे गांव को जमा करोगे तुम? आओ आओ सब आओ, सबका इंटरव्यू लेंगे हम। इनको चाहिए थोड़े फिल्टर्ड लोग कि भाई दिमाग से सही, थोड़ा बेसिक अकाउंट्स में पूछा है तो डेबिट क्रेडिट पता है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी असेट होता है क्या होता है, लास्ट में टैली होता है। 16 लिखा ना? ओके, नेक्स्ट लिखो आर्टिकल 17, abolition of untouchability। देखो, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का मतलब क्या होता है? ये पुराने जमाने के कंसेप्ट चलते थे, वो छूत अछूत वाला कंसेप्ट होता था ना, इसको टच नहीं करने का, ये करने का। अगर आज के जमाने में कोई ये चीज करेगा देन इट इज ट्रीटेड एज अ क्राइम, तुम्हारे ऊपर क्रिमिनल केस फाइल हो जाएगा और तुम जाओगे सीधा जेल। पुराने जमाने में ना ये कंसेप्ट लोग बहुत चलाते थे। कोई लोअर कास्ट है उसको टच नहीं करने का, कोई ये कैटेगरी का है तो उसको टच नहीं करने का। लगान मूवी देखा है? लगान, उसमें देखो कचरा वो बॉलिंग करता है तो कचरे को लोग टच नहीं करते, बस दैट इज अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एबॉलिश करना मतलब एंड करना, इस अनटचेबिलिटी वाली चीज को एंड करना है। आज इंडिया में काफी हद तक अभी ये बंद हो चुका है, बट स्टिल देर आर सो मेनी एरियाज जहाँ पे ये चलता है। देखो, अनटचेबिलिटी है ना, एक हद तक सही है, बट उसके पीछे अगर लॉजिक है तो। अदरवाइज अनटचेबिलिटी क्राइम है। जैसे कुछ डिजीज होते हैं जो तुम किसी को टच करोगे ना तुमको भी फैलेगा, उधर अनटचेबिलिटी किया तो सही है ना, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सब कुछ नॉर्मल है फिर भी मैं बोलूंगा इसको टच नहीं करेगा, ये सस्ता आदमी है, इसको टच मत करो, तुमको घर पे आके 4 बार नहाना पड़ेगा पूरे दिन में, तो ये गलत है। जैसे देखो, किसी को कोविड हुआ था, तुम में से किसी को भी नहीं हुआ है कोविड? अरे वाह, ऐसा कैसा? क्या रूम में ही बंद रहते थे क्या, बाहर नहीं आते थे? किसी को भी नहीं हुआ है? सही है बे। हाँ मेरे को हुआ है ना। तो देखो, जब मेरे को कोविड हुआ था ना तो घर वाले मेरे साथ अनटचेबिलिटी खेलते थे, बराबर। तो मेरा जो बेडरूम था मेरे को उधर बंद कर दिया 10 दिन के लिए। ऐसा दरवाजा ऐसा थोड़ा सा खोलेंगे, वो यूज एंड थ्रो प्लेट आती है ना, उसमें ऐसा कैदी के जैसा ऐसा खाना डालते थे नीचे से, बराबर। और फिर दरवाजा मैं बंद कर देता था, ठीक है। फिर पानी चाहिए ना तो बॉटल ऐसा फेंकते थे, पानी का बॉटल ले ले, ऐसा बिहेव किया है। मैं मेरे घर वालों पे केस करूँ, अनटचेबिलिटी, अछूत समझते ये लोग मेरे को। वो क्यों कर रहे ऐसा? ताकि डिजीज स्प्रेड ना हो। तो लॉजिक अच्छा है, उधर मैं केस फाइल नहीं कर सकता मेरे घर वालों पे, बराबर। तो मतलब सब कुछ 10 दिन तक मैं अंदर रूम में ही बैठा है, मैं बाहर ही नहीं आया। जो भी चाहिए, नाश्ता चाहिए, ये चाहिए, सब नीचे नीचे से आता है ऐसा। इतना सा दरवाजा खोलने का, उधर से ही आएगा। उसमें भी कैसा, वो लोग जब खाना ऐसा उधर तक रखते हैं ना, मैं एकदम दूर बैठेगा, ठीक है, मैं विंडो में जाके बैठेगा, वो लोग खाना उधर रख के जाएंगे, फिर वो लोग दरवाजा बंद करेंगे, फिर मैं लेके जाता था। इतना अनटचेबिलिटी होता था मेरे साथ। केस फाइल करूं मैं? अगर मैं केस करता ना अनटचेबिलिटी और ये अलाउड होता ना, मेरे घर वाले जेल में होते आज। बट ये लॉजिक है, इसमें डिजीज का एंगल है तो ठीक है, अदरवाइज ये अलाउड नहीं है, ठीक है। सो उसमें लिखो अनटचेबिलिटी is crime in India. And a person cannot practice. And a person cannot practice this activity. अच्छा समझो, हम सब लोग है ना एक ही समाज के लोग हैं। तेरा नाम क्या है? प्रथम। समझो प्रथम है ना, हम सब लोग से ना 10-10 लाख रुपया उधारी लेके गया है, और हम सबको ऐसा चूरन दिया था उसने, 3 महीने में पैसा दे देगा। 3 का है ना 6 महीना हो गया, ये गायब ही है और मिलता ही नहीं है। और मिलता है तो ऐसा डायलॉग देता है, हाँ हाँ देता हूँ बराबर।
अभी पैसा दे नहीं रहा है, तो हम समाज वालों ने ना मीटिंग बुलाया कि भाई इसका करने का क्या है, इतने लोग से पैसा खा के बैठा है। ठीक है, हम सब ने डिसाइड किया इसको समाज से बाहर निकालो। तो हमने न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट दे दिया कि आज के बाद प्रथम इस समाज का, इस कम्युनिटी का पार्ट नहीं है, हमारा कोई रिश्ता नाता इससे नहीं है। ठीक है, अगर कोई इससे रिश्ता नाता रखेगा तो उससे हम नहीं रखेंगे। बराबर। मेरे को एक बात बताओ, ये अनटचेबिलिटी है। नहीं तो क्या है ये? भारी किया ना, तो क्या किया फिर ये? इसको अनटचेबिलिटी नहीं बोलने का, तो क्या है फिर ये? अगर ये अनटचेबिलिटी नहीं है तो कुछ तो होएगा ना। हाँ, ओके, यू कैन से दिस वर्ड इज अ बॉयकॉट, सोशल बॉयकॉट है। तो इसमें देखो एक वर्ड लिखा है पेज नंबर 210 पे, अगर तुम्हारे पास बुक है ना तो 210 पे आर्टिकल 17 मिलेगा तुमको। वो आर्टिकल 17 में थर्ड लाइन देखो क्या लिखा है, अनटचेबिलिटी डज नॉट इंक्लूड एन इंस्टिगेशन टू सोशल बॉयकॉट। अगर सोशल बॉयकॉट किया है तो इसको अनटचेबिलिटी बोलने का नहीं, ये अनटचेबिलिटी नहीं है। समझा? ये अलाउड है, ये तो तुम बिंदास कर सकते हो। ऐसा कोई उंगली उंगली करेगा तो बिंदास ऐसा निकाल देने का समाज में से। बराबर। जैसे ये बहुत कॉमनली लोग करते हैं, तुम्हारे समाज में कुछ आड़ा टेढ़ा तुमने भी कांड कर दिया ना, तुमको भी कल सोशल बॉयकॉट कर देंगे। यू कैन से दैट कि मेरे साथ अनटचेबिलिटी हुआ है, ये अनटचेबिलिटी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टाइटल दो, आर्टिकल 18। आर्टिकल 18, अबॉलिशन ऑफ टाइटल। अबॉलिशन ऑफ टाइटल। देखो, अबॉलिशन ऑफ टाइटल का मतलब क्या होता है? इंडिया में है ना, तुम कुछ टाइटल ले नहीं सकते। क्या टाइटल अलाउड नहीं है लेना? ये सब टाइटल तुम नहीं ले सकते। बिकॉज कैसा होता है ना, पता है? अगर मैं मेरे नाम के आगे ना सर टाइटल लगा रहा हूं, सर जमित, बराबर, तो ये टाइटल का मतलब होता है आई बिलोंग्स टू सुपीरियर क्लास। और अगर मैं खुद को सुपीरियर क्लास में गिनने लगा तो मेरे एंगल से तुम सब क्या हो? चीप लोग, सस्ते लोग। तो मैं तुमसे बात भी नहीं करेगा, हट, तुमसे क्या बात करने का। बराबर। तो देखो, मुश्किल से इंडिया में अपर कास्ट लोअर कास्ट सिस्टम खत्म हुआ है, उसमें तुम वापस ये सब लेके आओगे तो जो जिसको ये टाइटल मिल रहा है वो बंदा खुद को सुपीरियर मानना चालू कर देगा। उसकी नज़र से देखोगे तो सब छोटे छोटे गरीब लोग, सस्ते लोग हैं, तो वो तो खुद को सुपीरियर मानेगा, बाकी सबको चीप मानेगा। तो डिस्क्रिमिनेशन फिर से चालू हो जाएगा। बराबर। ये सब ना हो इसके लिए एबोलिशन ऑफ टाइटल। तुम इसमें से कोई भी टाइटल किसी से भी नहीं ले सकते। जनरली ये टाइटल तो देखो इंडिया में से तुमको कोई देगा नहीं, बट ये टाइटल देता कौन है? फॉरेन गवर्नमेंट्स। तो फॉरेन गवर्नमेंट्स भी अगर तुमको कोई टाइटल देता है, तुमको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा। मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट को जाके पूछना पड़ेगा, ये मेरे को ऐसा फॉरेन कंट्री टाइटल दे रहा है, लूँ क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा ना हाँ ले, तो तुम ले सकते हो, नहीं तो तुम नहीं ले सकते। जैसे देखो, सचिन तेंदुलकर को सर का टाइटल दे रहे थे यूके की गवर्नमेंट, उसके क्रिकेट की स्किल देख के, बट सचिन तेंदुलकर ने मना कर दिया था कि उसको टाइटल नहीं चाहिए। ये प्लेयर का नाम सुना है? तुम लोग ने सुना होगा कि नहीं पता नहीं, तूने सुना होगा, बेन स्टोक्स। तूने भी नहीं सुना है? इंग्लैंड का कैप्टन क्रिकेट टीम बेन स्टोक्स। तो जो बेन स्टोक्स है ना, उसको सर का टाइटल दिया है। वो अपने नाम के आगे लिखता है सर, फिर बेन स्टोक्स आता है। बट वो है कहाँ पे? यूके। यूके में टाइटल देना अलाउड है। कल समझो फ्रांस की गवर्नमेंट मेरे को बोलती है आपका टैलेंट देख के ना हम आपको सर का टाइटल देते हैं। मैं इंडियन हूँ, मेरे को आर्टिकल 18 लगता है,
मैं टाइटल नहीं ले सकता है। लेना है तो पहले क्या करो, सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लो। गवर्नमेंट हाँ बोलेगा तो टाइटल लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। बराबर। तो फॉरेन गवर्नमेंट्स टाइटल दे सकती है, बट इंडियंस को लेने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन लगेगा। इंडियन में तो कोई किसी को टाइटल देगा ही नहीं, क्योंकि इंडिया में तो बैन है। बराबर। अभी जैसे देखो, हाँ, तुम मस्ती में किसी को टाइटल देते हो, चिढ़ाने के लिए किसी को टाइटल देते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। जैसे रविंद्र जडेजा, उसको मस्ती में क्या टाइटल दिया है पता है? सर रविंद्र जडेजा। और ये टाइटल उसको धोनी ने दिया है कि जब भी टीम में कुछ खराब होता है ना, टीम खराब कंडीशन में जाती है ना, ये बंदा आके हमेशा बचाता है और उसके बाद जिताता भी है। तो उसको टाइटल क्या दे दिया? सर। बट धोनी ने मस्ती में दिया है उसको, तो धोनी उसको सर रविंद्र जडेजा बोलता है, तो वो टाइटल नहीं है। जैसे शार्दुल ठाकुर, इंडियन क्रिकेटर, उसको लॉर्ड का टाइटल दिया है, वो भी धोनी ने दिया है कि ये भगवान है, जब भी किसी से कुछ नहीं होता ये भगवान है हमारे, ये बचाते हैं हमको। ठीक है, ये भी टाइटल क्या दिया है? मस्ती में दिया है। तो ये सब कोई ऑफिशियल टाइटल नहीं है, ये सब चलता है, बट अदरवाइज इंडिया में कोई भी टाइटल नहीं लेगा। बराबर। अब देखो, दिमाग में क्वेश्चन होएगा, सर टाइटल तो यूज होता है नाम के पीछे। जैसे तुमको पढ़ाते हैं जिनेश सर, तो जिनेश सर, तो कल तो तुम बोलोगे जिनेश, आज से सर बोलना बंद। सर बोलेंगे फिर से बोल। तो तुमने बोला एबोलिशन ऑफ टाइटल सर, आर्टिकल 18 बोलता है यू कांट यूज सर एज अ टाइटल। नाम के आगे लगता है तो टाइटल है, नाम के पीछे लगता है तो वो रिस्पेक्ट है। बराबर। अगर साक्षी मैम बोलूंगा तो वो ड्यू रिस्पेक्ट बोल रहा हूं मैं। बराबर। और रिस्पेक्ट देना गलत नहीं है, समझा? तो इंडिया में टाइटल्स तुम नहीं ले सकते। कोई भी गवर्नमेंट एकदम खुश होके भी दे देना टाइटल, खुशी के मारे ले नहीं लेने का, पहले जाके पूछने का किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि टाइटल लूं कि नहीं लूं। अच्छा समझो, मैंने है ना मैं जज बन गया हाई कोर्ट में, तो मेरे नाम के आगे लगता है जस्टिस। बराबर। ये भी तो एक टाइटल हुआ ना। ठीक है, तो कुछ टाइटल इंडिया में अलाउड है। कौन से टाइटल? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टाइटल अलाउड है, मिलिट्री टाइटल अलाउड है, लेफ्टिनेंट जनरल, ब्रिगेडियर, कैप्टन, वो सब अलाउड है, वो मिलिट्री है। तुम्हारी क्वालिफिकेशन दिखाता है वो टाइटल भी अलाउड है। जैसे तुम्हारे नाम के आगे कुछ साल बाद CS लगेगा, मैं मेरे नाम के आगे आगे एडवोकेट लिखता हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट नाम के आगे CA लिखता है, तो तुम तो बोलोगे ये भी नहीं लिखने का क्योंकि ये तो क्या है? टाइटल है। बट ये टाइटल नहीं है, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो फिर नाम के आगे डॉक्टर भी तो लगता है, तो वो तो अलाउड ही है ना। हाँ, तो वो सब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले टाइटल अलाउड है, मिलिट्री वाले टाइटल अलाउड है, वो सब अलाउड है। बट ये सब टाइटल तुम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, सो उसमें लिखो, फॉलोइंग टाइटल्स कैन नॉट बी यूज्ड। फॉलोइंग टाइटल्स कैन नॉट बी यूज्ड। और ये 3 एग्जाम्पल लिख लो। लिखा 3? उसमें लिखो नेक्स्ट लाइन में, इफ एनी पर्सन वॉन्ट्स टू एक्सेप्ट टाइटल, if any person wants to accept any title, then prior permission of किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंपल्सरी। सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंपल्सरी। आगे लिखो नेक्स्ट लाइन में, मिलिट्री टाइटल, मिलिट्री टाइटल, एकेडमिक टाइटल्स
आर अलाउड. मिलिट्री टाइटल, एकेडमिक टाइटल्स आर अलाउड. समझा इतना? ये अपना फर्स्ट फंडामेंटल राइट खत्म हुआ. कौन सा था फर्स्ट? राइट टू इक्वालिटी. उसमें ना 5 आर्टिकल है, 14, 15, 16, 17, 18. ये सब याद रखने हैं. 14 क्या था? इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ. 15 क्या था? डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट अलाउड. 16 क्या था? गवर्नमेंट जॉब, equal opportunity for public employment. 17, abolition of untouchability. And 18, abolition of title. बराबर. ये सब नंबर्स के साथ याद रखना. ठीक है, चलो एक केस लिख लो. एक केस है, केस का नाम लिखो. अच्छा देखो, केस का नाम क्या है? केशवानंदा भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. यूनियन ऑफ इंडिया मतलब बोलता हूं ना मैं, इसका मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट. सो वेन एवर यू राइट अ वर्ड यूनियन ऑफ इंडिया, समझ जाने का किसका बात हो रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लिखते, लिखते क्या है? यूनियन ऑफ इंडिया. ठीक है. अब ये देखो, ये भाई साहब है ना, एक साधु था केशवानंदा भारती, हिंदू साधु. इसने केस फाइल किया था गवर्नमेंट के ऊपर. क्यों? उसका रीजन देखो. गवर्नमेंट ने है ना अरे रुको रुको, ये यूनियन ऑफ इंडिया करो, उधर लिखो स्टेट ऑफ केरला. ये दूसरा केस में यूनियन ऑफ इंडिया है. स्टेट ऑफ केरला लिखो. हाँ देखो, स्टेट ऑफ केरला मतलब इस भाई साहब ने ना केरला गवर्नमेंट के ऊपर केस फाइल कर दिया था. केरला गवर्नमेंट ने देखो क्या किया था उस टाइम पे, काफी टाइम पहले. केरला गवर्नमेंट ने ना एक लॉ पास किया, और लॉ में ऐसा लिख दिया कि स्टेट गवर्नमेंट जब भी चाहे जो भी प्रॉपर्टी रिलीजन के नाम पे यूज हो रही है ना, वो प्रॉपर्टी ले सकता है. इसका मतलब देखो क्या होता है. हमको एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू रिलीजन. बराबर. राइट टू रिलीजन में ऐसा लिखा है, कोई भी पर्सन मंदिर बनाना चाहे, मस्जिद बनाना चाहे, चर्च बनाना चाहे, कुछ भी रिलीजियस प्लेस खोलना चाहे, वो बिंदास चालू कर सकता है. मतलब अगर मेरे को ऐसा लगता है ना, मेरे को एक मंदिर बनाना है, तो पहले मैंने 5 करोड़ में लैंड खरीदा, और फिर 5 करोड़ डाल के मैंने मंदिर बनवाया. मैंने कितने डाले उधर? 10 करोड़ डाले. 10 करोड़ में मैंने क्या बनाया? एक, फिर मैंने एक ट्रस्ट खोला कि जो भी पैसा आएगा ना मंदिर में, वो सब ट्रस्ट में जाएगा और पैसा अच्छे पर्पस के लिए यूज होएगा. करेक्ट. अब केरला गवर्नमेंट ने क्या रूल निकाल दिया कि गवर्नमेंट जब भी चाहे ना, केरला गवर्नमेंट, ये जो लैंड है ना 5 करोड़ का जो तुमने खरीदा था, जहां पे 5 करोड़ का मंदिर भी खड़ा किया है, गवर्नमेंट वो लैंड कभी भी ले सकता है, और तुमको सेम साइज का लैंड दूसरी जगह दे देगा. बराबर. तो इसने क्वेश्चन उठाया कि जो भाई साहब ने 5 करोड़ का मंदिर खड़ा किया, उसका क्या? प्लस दूसरा, अभी तुम देखो, सिद्धिविनायक टेम्पल है. सिद्धिविनायक टेम्पल है ना एक सेंट्रल लोकेशन पे. कल सोचो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऐसा बोल दे, सिद्धिविनायक टेम्पल का जो लैंड है ना खाली कर दो और मंदिर पूरा डेमोलिश कर दो, क्योंकि वहां पे हॉस्पिटल बनना चाहिए. तो सिद्धिविनायक ट्रस्ट वाले बोलेंगे ना, हम मंदिर लेके किधर जाएंगे और कहाँ बनेगा मंदिर? महाराष्ट्र गवर्नमेंट अगर ऐसा बोल दे, तुम्हारा ये जितना भी बड़ा लैंड है ना, उतना तुमको लैंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट दूसरी जगह देगा. और समझो दूसरी जगह दिया पालघर में. बराबर. तो मेरे को एक बात बताओ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट कुछ गलत कर रहा है क्या? सोच लो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या गलत किया इधर? जितना लैंड लिया उतना दिया,
क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ऐसा लगता है जहां पे सिद्धि विनायक टेम्पल है उधर जरूरत किस चीज की है, हॉस्पिटल की। तो हर एक एंगल से सोचो, हॉस्पिटल इंपॉर्टेंट है, मंदिर इंपॉर्टेंट है। तुम अगर सोचते हो मंदिर इंपॉर्टेंट है तो मंदिर तो कहीं पे भी बैठ सकता है, लेकिन हॉस्पिटल सेंट्रल लोकेशन पे होना चाहिए। फिर ये भी सोचो रिलीजन भी तो इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फंडामेंटल राइट लिखा है। कितने फंडामेंटल राइट है, 6, उसमें से एक है राइट टू रिलीजन। तो जब मेरे से ये राइट ले ही लेना था तो फंडामेंटल राइट बोल के दिया काय को मेरे को, मतलब एक हाथ से राइट दिया, दूसरे हाथ से टपली मार के ले भी लिया, तो फायदा क्या हुआ राइट देने का मेरा। करेक्ट। कौन राइट है, यही क्या बोलता है, मंदिर जिधर है उधर ही होने चाहिए, गवर्नमेंट लैंड नहीं लेगा। केरला गवर्नमेंट बोलता है कि लैंड हम ले लेंगे बिकॉज हमारा इंटेंशन अच्छा है, हमको ये नहीं चाहिए कि तुमको मंदिर या पूजा पूजा करने से हम रोक रहे हैं, तुम करो ना नहीं बोल रहे, बट प्रैक्टिकल बनो। मंदिर किधर भी जा सकता है, हॉस्पिटल किधर भी नहीं जा सकता है। हॉस्पिटल की नीड है, किसी का लाइफ बचता है। तुमको अगर मंदिर जाना है ना, वो 40 किलोमीटर भी ट्रैवल करके जाएगा, लेकिन हॉस्पिटल अगर किसी को जाना है ना, तुम उसको मत बोलो 40 किलोमीटर ट्रैवल करके जा, तू वो गलत हो जाएगा। तुम बोलो कौन राइट है। केरला गवर्नमेंट बोलता है मंदिर का जगह ले सकते हैं, ये बोलता है रिलीजन का राइट है, हम क्यों अपना रिलीजन छोड़े। और इंडिया में रिलीजन बहुत मैटर करता है, सोचो। क्योंकि ये केस है ना बहुत लंबा चला था, फिर फाइनली उसका डिसीजन भी आया। डिसीजन क्या आया वो मैं बताता हूँ, बट पहले तुम बोलो केशवानंदा राइट है कि केरला राइट है। गवर्नमेंट, केरला गवर्नमेंट राइट है क्या, हॉस्पिटल बना रहा है, मतलब मंदिर उड़ा के हॉस्पिटल बनाया, मस्जिद तोड़ के हॉस्पिटल बनाया, वैसा। हाँ प्रॉब्लम यही है, राइट तो दोनों ही है, बट डिसीजन तो एक के फेवर में ही जाएगा ना। बिकॉज अगर मैं वो बाबा की बात सुनूं, संत की बात सुनूं, तो रिलीजन का इंपॉर्टेंस है, भगवान का इंपॉर्टेंस है, और तुमको राइट टू रिलीजन के नाम पे लिटरली लिखा है कि अ पर्सन कैन परचेस प्रॉपर्टी फॉर द रिलीजियस एक्टिविटी। तो मैं कर रहा हूं तो ना क्यों बोल रहे हो मेरे को। लेकिन इसका भी सोचना सही है कि हॉस्पिटल इंपॉर्टेंट है ना, मंदिर तो किधर भी शिफ्ट हो सकता है। मंदिर तो तुम किधर कोने कोपचे में जाके बनाओ, जिसको आना है वो आएगा ही। हॉस्पिटल कोने कोपचे में बना के मतलब नहीं है ना कुछ तो दोनों राइट है। कौन राइट है, केरला राइट है। केरला गवर्नमेंट राइट है। तो तुमको ऐसा लगता है रिलीजन कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए, रिलीजन कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए। सोच लो, तुम किसी को है ना रिलीजन छोड़ने बोल रहे हो, जा तो सकता है। अगर मेरे घर के नीचे सिद्धि विनायक है, मैं 40 किलोमीटर सिद्धि विनायक क्यों जाऊं। और मैंने आएगा तो ना, ऐसे ही मर गया तो घर में सो रहा था सुबह उठा ही नहीं तो। अच्छा हॉस्पिटल की नीड है, करेक्ट। तो राइट टू रिलीजन क्यों लिखा फिर, कौन सा है फंडामेंटल राइट नंबर 3rd या 4th, कौन सा लिखा है बराबर। तो फिर वो 4th उड़ाना चाहिए ना, तुमको वो भी लिखना है। तुमको मतलब तुमको घर वालों ने पता है क्या बोला, जब बेटा लेट नाइट पार्टी में जा, तुम ऐसा तैयार होके निकले ना, पप्पा बोलेंगे मैं तो मजाक कर रहा था, बैठ चुपचाप। तो तुम बोलोगे साला बोला क्यों, मजाक। दुख नहीं होएगा ऐसा गंदा मजाक। फिर इधर यही हो रहा है ना, एक साइड बोला तुमको राइट है, तुम बिंदास रिलीजन के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदो, खरीदा तो बोलते हैं अभी दे दो वापस क्योंकि उधर हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो बोला क्यों राइट है मेरे पास। देखो मतलब इन शॉर्ट, जिसका वेटेज ज्यादा राइट उसको देना चाहिए। तो उधर ब्रैकेट में लिखना चाहिए था राइट ऑन अ कंडीशनल बेसिस, वो भी तो नहीं लिखा।
क्या क्या, एक मिनट हाँ। तो अगर तुम रिलीजन को इंपॉर्टेंस देते हो तो केरला गवर्नमेंट का क्या बोलना था, मतलब भगवान इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉरी भगवान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी की लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मरता है मरने दो। हाँ लेकिन लाइफ भी तो भगवान ही देगा। राइट तो दोनों ही थे। हाँ बोल। आधा हॉस्पिटल आधा मंदिर। हाँ वो भी कर को देने को तैयार है, केरला गवर्नमेंट ने वो भी बोला था, मंदिर भी हम बना के देंगे, लैंड भी हम देंगे, लैंड तो फ्री में देंगे और मंदिर बनाने का खर्चा भी चलो हम देंगे। अब बोलो। नहीं प्रॉब्लम सिर्फ यही है ना, उधर उसका मंदिर का इंपॉर्टेंस था, क्यों मंदिर दूर जाएगा। आज तुम देखोगे ना जहाँ पे सिद्धिविनायक टेम्पल है ना, उधर की प्रॉपर्टी के रेट्स कितने हाई है, बिकॉज ऑफ दैट टेम्पल। बराबर। जैसे मरीन ड्राइव में फ्लैट्स का वैल्यू इतना हाई क्यों है, सामने सी व्यू है ना, ठीक है, वो व्यू तुमको विरार में नहीं मिलेगा तो उधर फ्लैट का प्राइस नहीं मिलेगा तुमको, सिंपल सी चीज है। तो यहाँ पे टेम्पल का इंपॉर्टेंस है। और तुम सोचो एक रिलीजियस पर्सन को ऐसा बोलते हो रिलीजन में कॉम्प्रोमाइज कर दो। तुम्हारे घर में अगर कोई भी पर्सन जो बहुत ज्यादा रिलीजन में मानता है ना, उसको ऐसा बोलो 2-4 दिन के लिए रिलीजन छोड़ दे रहे, कुछ नहीं होता है। हाँ नहीं होता है ना, बिकॉज हम इंडियंस है ना बहुत ज्यादा रिलीजन से अटैच होते हैं। बराबर। तो फाइनली ये मैटर ना सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट में ना अब जब डिसीजन देने का टाइम आया ना, तो प्रॉब्लम ये था कि दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सही है, दोनों अपनी अपनी जगह पे करेक्ट है। तो फाइनली है ना इन्होंने क्या किया, इन्होंने 13 जज बिठाए डिसीजन सुनाने के लिए। इंडिया की हिस्ट्री में आज तक इतने सारे जज एक केस पे कभी नहीं आए जो ये केस में आए थे। और 13 जज बैठ के डिसीजन सुनाया। अब 13 ने भी कैसा सुनाया, वोट डाला कि किसको क्या लग रहा है कौन राइट है, तो एक ने डाला केशवानंदा, एक ने डाला स्टेट ऑफ केरला, ऐसा वोटिंग हुआ। और वोटिंग में 7-6 रेशियो में गया वोट, 7 केशवानंदा भारती के फेवर में, 6 केरला गवर्नमेंट के फेवर में। और फाइनली केस कौन जीता, केशवानंदा भारती केस जीता। हाँ इसकी मूवी तो नहीं है, बट यूट्यूब पे ऐसा वीडियोस बहुत मिल जाएगा इसको लेके, मूवीज नहीं है कोई। नहीं नहीं नहीं, बट ये केस तुम पढ़ोगे ना, केस बहुत लंबा है, 400 पेज का ये केस है। ये तो मैंने तुमको शॉर्ट में बताया। ये पढ़ लो बस हो गया। 400 पेज का ये बहुत लंबा केस है। ये केस कुछ चला था, कुछ बहुत लंबा चला था ये केस। 13 जज को बुलाया, और जज को जब जब बुला था ना, एक एक महान महान जज को बिठाया था। इधर नहीं चला, सुप्रीम कोर्ट में एक बार केस चला गया ना, सुप्रीम कोर्ट में। उसके पहले नहीं, ये जो सीधा जो बोलते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशनल केस होते हैं ना, जो फंडामेंटल राइट वाले केस होते हैं ना, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो ये डायरेक्ट किधर गया था, सीधा सुप्रीम कोर्ट में गया था ये केस। और सुप्रीम कोर्ट में 13 जज बैठे, फाइनली उन्होंने डिसीजन सुनाया। नॉर्मल जो अच्छे खासे भी केस होते हैं ना, जैसे हर्षद मेहता का केस था स्कैम 92 वाला, उसमें कुछ 3-4 जज ही बैठे थे, ठीक है। फिर और एक सहारा का केस था, उसमें भी 2 या 3 ही जज बैठे थे। ये सब छोटे छोटे मैटर है। सोचो इसमें 13 जज को बुलाना पड़ा था, बिकॉज गवर्नमेंट को दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू सही लग रहे हैं, कि रिलीजन वाला पॉइंट ऑफ व्यू भी सही है और डेवलपमेंट वाला हॉस्पिटल वाला भी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सही है, गलत कुछ भी नहीं है। बट फाइनली ये डिसीजन आया। केस समझा। हॉस्पिटल को सिंपल एक ही चीज बोल दिया, जहाँ पे गवर्नमेंट मतलब जहाँ पे टेम्पल्स है या मॉस्क है या चर्च है, वो प्लेस एज इट इज रहेगी। गवर्नमेंट को दूसरी प्रॉपर्टी ढूंढनी है तो ढूंढो, ये प्लेस खाली नहीं होएगा। रिलीजन इंपॉर्टेंट है, वो तो उधर ही रहेगा। गवर्नमेंट सपोज बाजू में तेरा ही बिल्डिंग है, तेरे को बोला तू खाली कर दे बिल्डिंग, दादर से विरार चली जा रहने, जाएगी? क्यों क्यों जाएगा कोई, समझने की बात है ना। इनफेक्ट दादर से मेरे को बोरीवली भी भेजा ना, तो भी मैं ना आऊँ। दादर में रहने के बाद बोरीवली में कौन आएगा फिर। और सोचो तेरे को तुम्हें विरार भेज रहा है,
तू तो एकदम चढ़ जाएगी गवर्नमेंट के ऊपर, ये क्या फालतूगिरी किया। अच्छा ये केस है ना, पूरा डिटेल तुम्हारी बुक में है कि नहीं, रुक जाओ। हाँ पेज नंबर 204 पे देखो, हाई लगाया 204 पे देखो, फेडरल और यूनिटरी लिखा है, मिला फेडरल और यूनिटरी। उसमें देखो फर्स्ट पैराग्राफ लिखा है, उसमें सेकेंड लाइन अंडरलाइन करो, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें बहुत छोटा है, एक पैराग्राफ में पूरा केस समझा दिया है, बट वो तुमको पढ़ के नहीं समझेगा तो मत पढ़ना, खाली मार्क करके रखो किधर है ये, ठीक है। देखो अभी है ना, धीरे धीरे तुम लॉ पढ़ना स्टार्ट करो, दिस इज द बेस लेवल, यहाँ से तुम्हारा अभी लॉ स्टार्ट हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव में तो लॉ ही लॉ आएगा, बराबर, फाइनल में तो और लॉ ही लॉ आएगा। तो ये वाले सब्जेक्ट से ना ऐसा नफरत मत कर देना कि लॉ कैसा बकवास होता है। एक्चुअल में लॉ है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, वो मैं तुमको कुछ केस बताऊंगा ना तो तुमको समझेगा कि लोग क्या पढ़ते हैं और उसका क्या मतलब निकालते हैं। बिकॉज लॉ में कैसा, अगर कोई वर्ड लिखा ना तो उसका मतलब कुछ अलग ही चलता है। अभी जैसे देखो मिठी बाई कॉलेज में एक फेस्ट चल रहा है, तो मैं कल उधर जज था, तो उधर एक सेक्शन पे मतलब कंपटीशन था, उस सेक्शन का मीनिंग बताना है, सब लोग अलग अलग मीनिंग बता रहे हैं। अभी उसमें एक वर्ड लिखा है, देयर इज वन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसा लिखा है कि अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ मैरिज इज पॉसिबल बिटवीन ब्राइड एंड ग्रूम, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। ब्राइड का मतलब क्या होता है, लड़की। ग्रूम का मतलब क्या होता है, ऐसा किधर लिखा है? तुम तो कुछ भी बोलते हो। ब्राइड मीन्स गर्ल, ये कहां लिखा है? नाउ यू विल से डिक्शनरी में, ये डिक्शनरी भी तो इंसान ने बनाई ना, वो छोड़ दो, डिक्शनरी गिनने का ही नहीं होता है, क्योंकि डिक्शनरी में एक वर्ड के 4 मतलब होते हैं। कहां लिखा है ब्राइड मतलब लड़की और ग्रूम मतलब लड़का? क्योंकि देखो अभी इंडिया में क्या चल रहा है, गे मैरिजेस को लाने की बात हो रही है, तो जो गे मैरिजेस के अगेंस्ट है ना, कि गे मैरिज नहीं आना चाहिए इंडिया में, वो लोग क्या बोलते हैं, सेक्शन 5 में लिखा है कि मैरिज इज पॉसिबल ओनली बिटवीन ब्राइड एंड ग्रूम, तो एक लड़की और एक लड़का ही शादी करेगा। तो जो गे मैरिज के फेवर में ना, वो क्या बोलते हैं, किधर लिखा है ब्राइड मतलब लड़की? कोई भी एक्ट उठा के तुम पढ़ो, इंडिया में 3000 से ज्यादा एक्ट है, कोई भी एक्ट में ये नहीं लिखा है डेफिनेशन के अंदर कि ब्राइड मीन्स अ फीमेल, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो तुम ऐसा क्यों मानते हो ब्राइड मतलब फीमेल है? बात तो सही है ना, बराबर। और ग्रूम मतलब मेल, ऐसा क्यों? क्यों ब्राइड मतलब एक मेल और ग्रूम मतलब दूसरा भी मेल हो सकता है? क्यों ऐसा तुम नहीं सोचते हो? बराबर। सोचो अब ये झगड़ा चल रहा है, मतलब डेफिनेशन किधर भी नहीं लिखी है ना, तो बस डेफिनेशन नहीं है तो झगड़ा चालू। अब जैसे तुमने कोई भी डेफिनेशन पढ़ी होगी नॉर्मल 11 12th में, कोई भी डेफिनेशन, तो डेफिनेशन का मतलब है कि ये वर्ड का ये मीनिंग है। ब्राइड का मीनिंग कहीं नहीं लिखा है, ग्रूम का कहीं मीनिंग नहीं लिखा है, कोई भी एक्ट में नहीं लिखा है। तो मेरे लिए ब्राइड मतलब 2 लड़के भी है 2 लड़की भी है, तो मेरे हिसाब से गे मैरिज कर देना चाहिए, बराबर। तो कुछ लोग क्या बोलते हैं, नहीं, जनरल मेंटालिटी क्या है, ब्राइड मतलब लड़की, ग्रूम मतलब लड़का, बट ये तो जनरल मेंटालिटी है ना। और जनरल मेंटालिटी, जनरल चीज मतलब जो पब्लिक सोचता है, ऐसा लॉ नहीं होता है ना। पब्लिक तो कुछ भी सोचता है, पब्लिक तो सोचेगा दारू पीना और ड्रिंक करना ड्राइव करना भी लीगल है, तो कर डालो लीगल वो भी, है ना। तो ये ऐसी चीज है, तो उस पर अभी सब झगड़े चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस चल रहा है कि ब्राइड ग्रूम का मतलब बताओ। अभी तो केस चल रहा है, बट सुप्रीम कोर्ट ऐसा मानता है लीगल नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट इज अगेंस्ट इंडियन मेंटालिटी। इंडियन कल्चर क्या बोलता है, एक लड़का और एक लड़की शादी करनी चाहिए, बट फॉरेन कंट्री में देखो गे मैरिज लीगल है। बट अगर मैं इंडियन हूं तो मैं फॉरेन में जाके शादी क्यों करूं? अगर मैं गे मैरिज करना चाहता हूं तो मैं क्यों, मेरे को क्यों मेरी कंट्री ये फैसिलिटी नहीं देता है
इसमें गलत क्या है? अब कुछ लोग बचपन से गे ही होते हैं, तो उसमें उसकी क्या गलती है? क्यों उसको शादी करने का फिर हक नहीं है क्या? बराबर है। यही सब झगड़ा चल रहा है अभी। ठीक है, छोड़ो जाने दो, अपन नेक्स्ट लेक्चर में झगड़ा कंटिन्यू करेंगे। चलो।